सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उचित धन प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉपर फंड मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ दोस्तों, जीवन में हम कब कितना कैसे पैसे का मैनेजमेंट होना, सही रूप में होना, अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा होना, या जो ज़रूरी है वो सारी बातें पूरा होना या करना है हमें, इन सभी बातों का ज्ञान विज्ञान जीवन में अनिवार्य होता है। हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, हम कितने भी मतलब किसी भी हिसाब से कितने भी हाईली एजुकेटेड हों, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं का विषय भी एक अलग होता है। कहीं कहीं हम खर्चे भावनाओं के कारण कर देते हैं ज़्यादा, जिसका हम आभास बाद में करते हैं कि हमने ये खर्चा हमें नहीं करना था। तो वो बात क्या हो गया कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा फंड मैनेजमेंट सही नहीं रहा। तो चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों कि ये धन प्रबंधन सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और उसे कैसे हमें जीवन में लागू करना चाहिए, या क्या बातें हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें संभालना और ये देखना चाहिए। इन सभी बातों का ज्ञान विज्ञान वाली बात आज होगा, इस पर आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो हम जितना भी शिक्षित हो जाएं, कितनी भी पढ़ाई लिखाई हमारी हो जाए, क्योंकि हमारी जहाँ अपने जीवन में हर एक के जीवन में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और सबका अपना अपना जैसा खर्चा है उस हिसाब से उनको देखना भी पड़ता है। और सबसे बड़ा खर्चे का विषय निर्भर करता है दोस्तों आपके इनकम के साधन पर। अब आप बिजनेस में हैं, या सैलरीड पर्सन है, या प्रोफेशनल है, या जो भी आप किसी भी दुनिया में हैं, कहीं भी हैं, मतलब अपनी कमाई की दुनिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पैसे को वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखकर फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना अनिवार्य है दोस्तों आज की तारीख में। तो चलिए हम इन बातों को ज़रा विस्तार पूर्वक समझें या कुछ अच्छी बातों को लागू करें। ठीक है, पहली बात तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जब हमारा इनकम जितना भी आता है और इनकम का साधन अगर बढ़ता है तो वहाँ आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। वहाँ पर हम क्या करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने लगते हैं। इच्छाओं को बढ़ाना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अपने इनकम के रूप को देखते हुए या भविष्य में आने वाला 1 साल 2 साल जो भी होगा, उन सभी खर्चों का विषय या उसको बैठकर थोड़ा सा आप बजट बनाइए। आगे क्या ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, कितना खर्चा हो सकता है, क्या मांगें आ सकती है, या कहाँ पे ज़रूरत किस समय ज़रूरत बढ़ सकती है। भविष्य काल में बच्चों की पढ़ाई का विषय खर्चा बढ़ सकता है, या उनके एजुकेशन में कुछ और एडवांसमेंट हो। वो सारा प्लान हमें प्रॉपर लेवल पे सबका ध्यान रखकर ही हमें अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या जहाँ भी हम एज ए प्रोफेशनल हैं भी, तो इन सभी का विषय पहले हमें एडवांस में बना लेना चाहिए। जिससे ये होगा कि अगर वो पैसे का प्रोविज़न आप एडवांस में कर लेते हैं तो भविष्य काल में विषय आपका चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उसका पूर्वानुमान लगा कर कि कहाँ खर्चा बढ़ सकता है, कहाँ बातें आगे जा सकती है, उन बातों का ध्यान रखकर वो अपने बचत के माध्यम को आप और बढ़ाएंगे और रखेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगा उस हिसाब से खर्चा होगा। तो ज़रूरी क्या है दोस्तों कि आपको आने वाले 1 साल 2 साल में कौन सी चीज़ों का खर्चा कहाँ क्या बढ़ने वाला है, कहाँ बढ़ सकता है आपके पारिवारिक जीवन में, उन चीज़ों का थोड़ा सा आपको गणित लगाकर, थोड़ा सा स्टडी करके अपना बचत के पॉइंट को बढ़ाना चाहिए, और उसी के साथ साथ आप इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से आपको करना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक सैलरीड पर्सन का क्या रहता है, उनका फिक्स इनकम रहता है, वहाँ पर वो गणित लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों बिजनेस पर्सन के लिए, जो बिजनेसमैन हैं या कोई भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, क्योंकि उनके सामने खर्चे काफ़ी अपार भी रहते हैं। क्योंकि अगर एक
बिजनेसमैन है तो उनके साथ उन एम्प्लॉयज़ भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ बाकी भी खर्चे हैं, मेंटेनेंस है। अब कहीं वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है तो कोई ऑफिस है, या कहीं छोटा सा दुकान है या बड़ा दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का क्या है, हर एक दुनिया में अलग अलग खर्चे और साधन हैं। तो जहाँ पर स्टाफ की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर फिर आपका सैलरी मैनेजमेंट आ जाता है। उनको भी बिल्कुल ऑन टाइम पे मिलना चाहिए, उनको लेट नहीं होना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखकर ही आपको अपने बिजनेस के कार्यों में उतना वर्किंग कैपिटल भी रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उसकी आवश्यकता बढ़ सकती है। तो किसी स्टाफ को या किसी एम्प्लॉय को, किसी को या अचानक कोई इमरजेंसी या कोई एडवांस पैसे की ज़रूरत आ गई, तो उन्हें भी इमीडिएट आपके पास वो प्रोविज़न रहना चाहिए, जिससे कि आप उनकी भी मदद इंस्टेंटली कर सके। स्पेशली मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, या जो प्रोफेशनल अपनी दुनिया में एक बड़ा मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं, एक छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी को जो चला रहे हैं, उनके सामने भी उतने ही खर्च है। उसी रेशो में उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपांड करना, या बिजनेस में जो लोन ज़रूरी है। अब बातों बातों में देखिए लोन की भी बात आ गई दोस्तों, तो यहाँ लोन भी उतना ही लेना या करना चाहिए जितना कि उसको रिपेमेंट आसानी से किया जा सके। या हम जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिए तो लिमिटेड टाइम में ही उसको कोशिश किया ये जाए कि 6 महीने का अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो 3 महीने में ही वो रिपेमेंट हो जाए। इसे कहते हैं आपने बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फंड किया है, कि आपने जो भी लोन लिया वो समय से पहले देने का पहले ही पूर्वानुमान लगा कर कि कितनी आवश्यकता बढ़ सकती है, कितनी आवश्यकताएं आगे सामने दिखाई दे सकती है, उन बातों का ध्यान रखकर आपने उस तरह से खर्चे का माध्यम, या जो हम रीपेमेंट की बात सोचते हैं, पेमेंट करने की बात सोचते हैं, उन बातों का ध्यान रखकर ही हम फिर उस कार्यों को लगाते हैं या उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कि जब हम बड़े पैमाने में कोई बिजनेस को एक्सपांड भी करना चाहते हैं, तो वहाँ फिर से आपके सामने फंड मैनेजमेंट वाली बात आ जाती है। क्योंकि जहाँ पर आप एक्सपांशन का सोचते हैं, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड साइन, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है और क्या खर्चे बढ़ सकते हैं, इसका पूरा बजट प्लान या पूरा कैलकुलेशन खुद से भी करना चाहिए दोस्तों। ऐसे तो आपके सामने प्रोफेशनल पर्सन भी हैं, वो भी आपको अच्छा गाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही अगर उसका पूर्वानुमान लगा कर कि भाई यहाँ खर्चा बढ़ सकता है, तो आप कहीं किसी से गाइडेंस भी लेंगे तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आप फंड मैनेजमेंट कितने अच्छे से इन बातों को ध्यान में रख कर करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, फंड मैनेजमेंट में ज़रूरी क्या है कि जो आपके अति अनिवार्य खर्चे हैं उसको तो सबसे पहले प्राथमिकता देकर एक तरफ कर देना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या सैलरीड पर्सन है या प्रोफेशनल है या किसी भी फील्ड में है, तो सबसे पहली बात, आपको जो बेसिक खर्चे हैं, जो पारिवारिक खर्चे हैं, जो अति अनिवार्य खर्चे हैं, उसको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो देने के बाद वो पूरा होने के बाद और नियर फ्यूचर में वो आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद, अगर आपके पास जो फंड बचता है, तब आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान भी करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का प्लान वाली बात कब पॉसिबल है? जब आपके पास कुछ सरप्लस फंड या जो फंड आपके पास अवेलेबल है उसको आप कंस्ट्रक्टिवली एक सही एरिया में, वो आपके टेस्ट पे निर्भर करता है दोस्तों। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो आप बड़ा रिस्क लेने का सोचेंगे। अगर आपके पास सरप्लस फंड है या कोई फंड कंफर्टेबली अवेलेबल है, तो आप वो सोचेंगे कि बड़ा रिस्क लिया जाए, बड़ा किया जाए। अब वो हर एक इन्वेस्टर्स, मैंने यहाँ पर अभी वाक्यों में लिखा है दोस्तों, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में दोस्तों मॉडरेट इन्वेस्टर भी आ गए, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स में एग्रेसिव इन्वेस्टर भी आ गए, और एक जो बेसिक, जिनको विदाउट टेकिंग मच रिस्क, जिनको एक चाहिए कि भाई चलो हमें सिंपल या कंजर्वेटिव, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जिन्हें रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए या नहीं लेना है, उस हिसाब के इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि फंड मैनेजमेंट इस तरह से हो कि उनको एक कंस्ट्रक्टिवली अच्छा रिटर्न आए, अपार्ट फ्रॉम जो उनको फिक्स इनकम आता है या होता है। तो मैं
हर एक कैटेगरी को लेते हुए अब चल रहा हूँ दोस्तों। पहला मैं लूँगा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में बेसिकली देखा जाए तो तीन ही टाइप के इन्वेस्टर मेजर होते हैं: कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। जो कंजर्वेटिव होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ उनको सेविंग पर ज़्यादा ध्यान, अपना फिक्स इनकम हो, एफडी तक ही पैसा जाए, इसके अलावा कहीं कोई ध्यान नहीं। हाँ, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना है, सेविंग का पैसा बढ़ना चाहिए, ये सब का ध्यान। तो इसके अलावा उनके लिए सबसे बेस्ट यही कहूँगा दोस्तों कि उसी के साथ साथ अपने हेल्थ, मतलब जो मेडिक्लेम में आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उसको थोड़ा सा वो ध्यान दें, क्योंकि वो फिक्स लेवल पर सब काम कर रहे हैं, फिक्स लेवल पे चलते हैं, वो उनको कोई रिस्क नहीं लेना है। तो उनको कवरेज थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कि कोई एसआईपी में थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं, जो कंस्ट्रक्टिवली अच्छे प्लान हैं, म्यूचुअल फंड में अच्छे अच्छे स्कीम हैं जिसमें वो एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करें, वो एक उनको ऐड करना चाहिए। इंश्योरेंस में जो है, लाइफ इंश्योरेंस है या जो भी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें भी उन्हें एडिशनली कुछ फिक्स पैसा उसमें भी रखना चाहिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात हुई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए बेस्ट यही है दोस्तों कि उन्हें कैसे फंड मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि भाई, क्योंकि मॉडरेट इन्वेस्टर क्या है कि वो दोनों का टेस्ट लेकर चलते हैं। वो शॉर्ट टर्म में भी प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं। वो थोड़ा बहुत पैसा अपना म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ अपना जो भी बैंक में है, फिक्स डिपॉजिट है, ये सब वो करते हैं। लेकिन मॉडरेट इन्वेस्टर में एक खूबी ये भी होती है कि थोड़ा बहुत वो ये भी देखते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा थोड़ा इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करें। इस तरह का वो प्लान करते हैं, जो उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो वो हिसाब से वो थोड़ा सा दोनों का फ्लेवर लेकर चलते हैं कि एक फिक्स इनकम का भी साधन बने, और फ्यूचर प्लान के हिसाब से जो इनकम हो म्यूचुअल फंड से आए, या कोई लॉन्ग टर्म का प्लान किया है 5 साल 10 साल के लिए, उसी आधार पे उसी हिसाब से वो एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करें। और करते भी हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं जो मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ वो एसआईपी फॉर्म में, इवन इक्विटी शेयर्स में भी कुछ इन्वेस्टर्स इस पॉइंट पर भी इन्वेस्ट करते हैं। नज़रिया 3 साल 5 साल 10 साल का रख कर चलते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा है। तो उन्हें भी इसी तरह से फंड मैनेजमेंट ये ध्यान रखें कि ये सब तो अच्छी बात है, करते चलना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी फंड का भी एक सही प्रोविज़न होना चाहिए कि अचानक कोई बात, कोई विषय भविष्य में आ जाए तो ऐसा ना नौबत हो कि जैसे कोई लोन लेने की बात या नौबत बात विषय बने। इससे अच्छा है कि कुछ फंड जैसे हम एसआईपी फॉर्म में रखते हैं, उसी तरह से इमरजेंसी फंड भी कुछ पैसे एसआईपी फॉर्म में ही अपने सेविंग अकाउंट में जोड़ते जाए। वो भी एक अच्छा माध्यम है और तरीका है, जिसमें कि आप भविष्य काल में कभी पैसे की आवश्यकता हो तो उस फंड को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने 1000, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में ही मैं कर रहा हूँ दोस्तों। या उससे थोड़ा, अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए रहता है तो दूसरा उसमें सेविंग अकाउंट में एक और नॉर्मली सभी बैंकों में अवेलेबल है, एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी रहते हैं, जो सभी तरह के बैंकों में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इवन वो रिकरिंग अपना पर मंथ अपना रिकरिंग अमाउंट, पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सेविंग कर सकते हैं। तो ये बात रहा मेरा मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैं लास्ट वाली जो बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रेसिव होते हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि वो बहुत ही फास्ट पैसा, उनके दिलो दिमाग में एक ही दिमाग में बात चलता है कि कितनी जल्दी से आज ही सुबह ही पैसा इन्वेस्ट किए, दोपहर तक कितना मैक्सिमम रिटर्न पा लें, ये उनके दिमाग में चलता है। तो वो इस तरह के जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं दोस्तों, ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो ज़्यादा काम करते हैं। कई लोग हैं जो बड़े पैमाने में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो अपने अपनी दुनिया में सही है दोस्तों, कोई उसमें मुझे एग्रेसिव में, क्योंकि ये एक तरह का, एक प्रकार के इन्वेस्टर्स का ही नाम आ जाता है। अब मैं उनको एग्रेसिव ट्रेडर कहूँ, इन्वेस्टर कहूँ, लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि कुछ
एग्रेसिव इन्वेस्टर भावनाओं में बह जाते हैं, वो बड़ी समस्या होती है। तो उनके लिए दोस्तों हमारे ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत को यही ध्यान रखना है कि उन्हें सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करना चाहिए कि पारिवारिक रूप से पूरे साल भर कितना पैसा आवश्यकता है या होगा, उसको एक तरफ अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख कर वो अपना काम करें। पूरे साल भर का कितना ज़रूरत पड़ सकता है, यानी अगर किसी एक फैमिली में मान लो 50-60 हज़ार रुपया अगर पर मंथ का खर्चा है, एक बड़े पॉइंट पे बोल रहा हूँ दोस्तों, 60,000 रुपीज़ पर मंथ उनका खर्चा है, तो उसका साल भर का हो गया ना 7,20,000। मेरा कैलकुलेशन शायद सही है, बिल्कुल सही है। तो पूरे साल भर में उनको 7,20,000 प्लस इमरजेंसी फंड को भी ऐड कर लें, यानी लगभग 3 लाख रुपया। और यानी उन्हें उनके बैंक अकाउंट में, उनके सेविंग अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपया इस पर्पज़ के लिए, फैमिली के लिए, भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें इतना पैसा अकाउंट में रखना चाहिए। तब कहीं जाके वो अपना ट्रेडिंग करें और जो अपना काम विषय कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली को सिक्योर्ड कर दिया, सेफ हो गए कि साल भर जो भी ज़रूरत होगी, आवश्यकता हो सकती है, बढ़ सकती है, उसको पहले आपने पहली प्राथमिकता देके वो उस फंड को आपने प्रॉपर मैनेज कर लिया। अब उस फंड को आपने प्रॉपर मैनेज कर लिया, अब आप ट्रेडिंग करिए, नो प्रॉब्लम। और आपका तो वहाँ रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीड मैनेजमेंट तो होगा ही, क्योंकि उतने तो आप उतने जागरूक तो हैं ही हैं, तभी ये सब आप कार्य विषय कर रहे हैं, तभी आप बड़ा बड़ा ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं, बड़े बड़े नंबर ऑफ लॉट्स पे लॉट खरीदते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने स्टाइल में। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता फंड मैनेजमेंट की मांग यही है कि सबसे पहले आप बेसिक जो खर्चे हैं घर गृहस्थी का, फैमिली का, उसको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। वो पूरा होने के बाद और आने वाले 1 साल तक कितनी उसकी आवश्यकता होगी, उसको प्लस करके, इमरजेंसी फंड को ऐड करके, वो फंड को पहले आप सेविंग अकाउंट में रखिए, तब इसके बाद आप ट्रेडिंग करिए। तब आपका जो एग्रेसिव ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, वो उनको भी मैं कहूँगा कि आपका यहाँ फंड मैनेजमेंट राइट है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है एकदम सही है। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं क्या होती हैं दोस्तों, मैंने अक्सर, मुझे कई बार कई लोगों का मैसेज आता है कि उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में बड़ी बड़ी रकम गंवा दिए, बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब क्या किया जाए, क्या हो। तो उनके जीवन में समस्याएं और बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि वो भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बहना वो समस्या का सबसे बड़ा विषय और गुणात्मक रूप में जीवन में बढ़ जाता है, और वो उसका फिर कोई निदान नहीं हो पाता, कोई समस्या का समाधान या तो बहुत बड़े और एक बड़ा लॉस करके, या कुछ और गलत काम करके, या जीवन में कर सकता हूँ बड़ा और कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करके ही वो बात वहाँ पर एक और समस्या का पूर्ण विराम नहीं बनता है, वो उल्टा एक नया प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है जीवन में। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है दोस्तों कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, पहले मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के लिए यही कहूँगा कि उनको भी एक प्लान ये करना चाहिए या प्रोविज़न करना चाहिए कि आप लॉस कहाँ तक सह सकते हैं। अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, बड़ा बड़ा पोजीशन लेकर काम करते हैं, तो उस लॉस का बजट बनाइए। भाई मेरे बैंक में 10 लाख है, मैं 2 लाख से ज़्यादा, या 15 लाख है, मैं 2 लाख से ज़्यादा लॉस को सहन नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम लिमिट है। अगर ये आपने बजट बना लिया और आपने 2 लाख तक वो लॉस सहन कर लिया जैसे तैसे, या वहाँ तक वो चला गया मान लो आपका लॉस, तो बस आपको वहीं पे फिर वो ट्रेडिंग की दुनिया स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके बजट के तक आपने मैक्सिमम जितना आपने सोचा था वहाँ तक आपने लॉस कर लिया। अब आपको वहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। अगर आप पूर्ण विराम नहीं लगाए तो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि वो 2 लाख का जो लॉस हुआ है, आप उसी को 2 से 4 लाख का लॉस पे चले जाएंगे, फिर 5 लाख का लॉस होगा, और फिर और बढ़ता जाएगा दोस्तों। और फिर एक समय ऐसी समस्या आ जाएगी जो आप सोचेंगे भी कि उसका क्या समाधान करें तो होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आप भावनाओं में ज़्यादा बह गए और वहाँ पर आपने उसका बजट प्लान नहीं किया, और इस कारण से आपका कदम गलत हुआ। तो इस तरह के फाइनेंशियल मिस्टेक्स लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। यदि आप बिल्कुल इस तरह के फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करते हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आपका फंड मैनेजमेंट बेस्ट है।
हाँ, तो इन चीज़ों को अगर आप लागू करें तो आप सदैव सफल रहेंगे दोस्तों। बस मैं मानता हूँ दोस्तों, मैंने जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत दिल से आज जो वाक्य कहा, उस बात को आप भी दिलो दिमाग में लिए होंगे या जरूर लेंगे और अच्छी बातों का आप फॉलो करेंगे दोस्तों। बस मेरा उद्देश्य यही है कि लाइफ में फाइनेंशियल मिस्टेक्स जितना आप कर चुके हैं या हो चुका है, अब आगे ना करें। तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल मिस्टेक को पूर्ण विराम लगाना चाहिए और लाइफ में अपना एक छोटा मोटा अपने बजट के अंदर एक रेगुलर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करिए, जिससे आप रेगुलर कमाते रहें। बस दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मुझे आज यही कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस चलते चलते एक कहूँगा दोस्तों, मैंने कल ही 15 अगस्त 2024 के दिन ही हमने एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। स्पेशली वो सर्विस इंक्लूड किया गया है प्योरली पोर्टफोलियो के एरिया में। तो ये सर्विस का नाम है प्लेटी मल्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होगा। ये जो मैं सर्विस इंट्रोड्यूस किया हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये वरदान होगा। इससे संबंधित जो भी उनको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, उन्हें सारी जानकारी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।